आज हमारे ट्रांस कनाडा रोड ट्रिप का दूसरा दिन है। सू सेंट मैरी को छोड़कर पीछे आगे बढ़ रहे हैं थंडर बे की तरफ। गाड़ी ड्राइव करते हुए मुसलसल हमारे सामने थंडर बे है। एक लंबी सड़क है, दोनों तरफ घने जंगलात हैं, कहीं पहाड़ियां और कहीं दूर तक फैला हुआ खुला आसमान। ये वो कनाडा है जो टोरंटो और दूसरे बड़े शहरों में रहते हुए हमें बहुत कम देखने को मिलता है। जैसे जैसे हम साउथ सेंट मैरी से दूर होते जा रहे हैं, आबादी कम और कुदरत का राज बढ़ता ही जा रहा है। सड़क कभी जंगल के दरमियान से गुजरती है और कभी ऊंचाई पर चढ़ती है और फिर अचानक ही कोई ऐसा मंजर सामने आ जाता है कि दिल चाहता है कि गाड़ी रोककर बस कुछ देर उसे देखते रहें। ट्रांस कनाडा हाईवे का यह हिस्सा हाईवे 17 कहलाता है और यही रास्ता हमें लेक सुपीरियर के शुमाली किनारे के साथ साथ थंडर बे लेकर जाएगा। इस सफर की सबसे खूबसूरत बात शायद यही है कि यहाँ मंजिल से ज्यादा रास्ता याद रहेगा। अब जरा ये मंजर देखिए, सड़क के साथ साथ कनाडा की लंबी लंबी माल बरदार ट्रेनें भी हमारे सफर का हिस्सा बन गई हैं। एक इंजन, फिर दूसरा इंजन और इसके पीछे डब्बे ही डब्बे। आप इंतजार करते रहें कि शायद अब ट्रेन खत्म हो, लेकिन डब्बे हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। ये ट्रेनें देखकर अंदाजा होता है कि कनाडा जैसे इतने बड़े मुल्क को आपस में जोड़े रखने में रेलवे का किरदार कितना अहम है। यहाँ सड़क और रेलवे कई जगह एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। एक तरफ हमारी गाड़ियाँ थंडर बे की तरफ बढ़ रही हैं और दूसरी तरफ ये देवहेकल ट्रेनें सामान लेकर सैकड़ों बल्कि हजारों किलोमीटर का सफर कर रही हैं। शहरों में हम ट्रेन देखते हैं तो शायद ट्रैफिक रुकने पर झुंझला जाते हों, लेकिन यहाँ जंगलों और पहाड़ों के दरमियान यही ट्रेन एक अलग ही मंजर पेश करती है। और अब असल खूबसूरती आहिस्ता आहिस्ता सामने हो रही है। साउथ सेंट मैरी से थंडर बे का ये सफ़र कोई छोटा सफ़र नहीं, तकरीबन 700 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र है। लेकिन यकीन कीजिए इस रूट पर लंबा सफ़र भी बाज़ औक़ात छोटा महसूस होने लगता है, क्योंकि हर थोड़ी देर बाद मंजर बदल जाता है। कहीं घना जंगल, कहीं चट्टानें, कहीं छोटी सी आबादी और फिर अचानक लेक सुपीरियर की एक झलक। और जब लेक सुपीरियर बाकायदा आपके साथ साथ चलना शुरू करता है तो फिर यह सफ़र एक आम रोड ट्रिप नहीं रहता। लेक सुपीरियर सिर्फ एक झील नहीं, फ्रेश वाटर की दुनिया की सबसे बड़ी झीलों में से एक है। बाज़ जगहों पर तो उसे देखकर आपको झील का एहसास ही नहीं होता। सामने पानी का इतना बड़ा फैलाव होता है कि यूं लगता है जैसे किसी समुंदर के किनारे सफ़र कर रहे हों। यहाँ कई कई किलोमीटर तक कोई बड़ा शहर नहीं आता, कभी कोई छोटा सा कस्बा, कभी एक गैस स्टेशन और फिर दोबारा वही जंगल, पहाड़, झील और सड़क। और शायद इसी खामोशी में इस इलाके की असल खूबसूरती छुपी हुई है। सड़कों को देखिए सामने कि बिल्कुल अप टू डेट, कहीं पे मुझे टूट फूट नजर नहीं आई। और कनाडा के एक किनारे से दूसरे किनारे टोरंटो से वैंकूवर जब जा रहे हैं तो आपको ये सड़क ट्रांस कनाडा हाईवे बिल्कुल मेंटेन, और एक पाई का भी टोल टैक्स इस पे नहीं लिया जा रहा है। आखिर ये कौन बनाता है, कौन लोग इसको मेंटेन रखते हैं? यकीनन ये मेरे, आपके और लोगों के टैक्स के पैसे होते हैं जो सरकार ठीक से जमा करती है, हर फर्द देने का पाबंद है और सही जमा किया जाता है। और उसके साथ फिर उसका इस्तेमाल भी अच्छा होता है। उसका इस्तेमाल भी ईमानदारी से हो और सही खर्च हो तो एक किनारे से दूसरे किनारे आपको सड़कें मेंटेन मिलेंगी। और जो सहूलियात होनी चाहिए, जो लोगों के का हक बनता है कि वो अपने मुल्क में घूमने फिरने जाएं, तो सड़कें दस्तयाब हो, उन पर अमन व अमान हो और उनके टैक्स के पैसे सही इस्तेमाल हो रहे हैं। जगह जगह इस तरह के निशानात होते हैं कि यहाँ पर फला जानवर आने वाला है। और जब मैं निकला टोरंटो से तो मुझे लोगों ने बताया कि ये खतरनाक रास्ता है, और सोचते ही कि 5000 किलोमीटर जा रहे हैं आप नॉर्थ और फिर वेस्ट की तरफ जाएंगे तो क्या कुछ होगा रास्ते में। किसी ने कहा कि जंगली जानवर आएंगे, किसी ने कहा कि भाई पेट्रोल पंप नहीं मिलेंगे। ऐसा हरगिज नहीं है। जो अब तक हाईएस्ट गैप मैंने देखा है वो 150 किलोमीटर का, लेकिन सुना है कि 5 जगहों पे 200 किलोमीटर तक कोई पेट्रोल पंप नहीं होगा।
लेकिन जो गाड़ियाँ होती हैं उसमें 400, 500, 600 किलोमीटर तक आप एक टैंक फुल कराकर जा सकते हैं और इजाफी पेट्रोल भी रख सकते हैं। इसी तरह कन्वीनियंस स्टोर भी मिल जाते हैं और आपको किसी तरह की कोई परेशानी होगी नहीं। और एहतियातन आप अगर दिन में सफर करें, सुबह 7 घंटे 8 घंटे दिन के औकात में, तो ये आप जंगली जानवरों से और उससे भी महफूज रहेंगे। तो हमारा सफर बहुत अच्छा जा रहा है। टोरंटो से हम पहुंच रहे हैं एक जगह तो थंडर बे से पहले है, उसका नाम है वावा। और वावा पहुंच के फिर हम वहाँ पे देखेंगे कि वहाँ पे क्या खास चीज है। आप सड़क देखिए दूर तक, मैं ट्रैफिक की इतवार कर नहीं रहे, लेकिन शायद ये वजह हो, लेकिन बहुत कम है लॉन्ग वीकेंड के बावजूद, यानी कि लोग इतनी लंबी ड्राइव पर नहीं आते हैं। अमूमन जहाज के ट्रिप बहुत सस्ते होते हैं, टिकट सस्ते होते हैं, लोग ट्रेन पे जाते हैं, लेकिन 5,000 6,000 किलोमीटर गाड़ियों में जाने से लोग अवॉइड करते हैं। ना तो इतनी छुट्टियां मिलती हैं उनको, फिर गाड़ी वाड़ी पेट्रोल का खर्चा, रास्ते में जगह जगह होटल और मोटर्स में रुकेंगे उसका खर्चा, तो ये कि महंगा होता है और इसमें एनर्जी भी चाहिए, शौक भी होना चाहिए। बाद लोगों को शौक नहीं होता कि वो 2-3 घंटे से ज्यादा गाड़ी चलाएंगे। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। हर थोड़ी देर के बाद मंजर बदल जाता है, हर थोड़ी देर के बाद कोई छोटा सा टाउन, कुछ घर नजर आते हैं ऐसे जो देख के लगता है कि अल्लाह ताला ने उनको भी यहाँ रखा है। और यहाँ पे भी बिजली है, पानी है, इंटरनेट है। चाहे किसी जगह किसी गांव की हमने आबादी 400 देखी या 800 देखी, लेकिन सहूलियात के लिहाज से वहाँ पर भी जिंदगी पूरी मौजूद है। वो अगर चाहें तो वहाँ साल भर 2 साल 4 साल उस इलाके में रहते हुए जिंदगी गुजार सकते हैं। तो ये हुकूमतों की, रियासतों की जिम्मेदारी होती है कि जो जहाँ रहना चाहे, पूरा मुल्क उनका होता है, तो उसको उसी जगह पे सारी सहूलियात पहुंचाए। अगर आप देहातों में सहूलियात नहीं देंगे तो लोग मजबूरन बड़े शहरों की तरफ आएंगे, कराची, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद। और जब शहरों पे बेहंगाम बहुत ज्यादा लोड पड़ता है तो फिर वो हुकूमतें वहाँ नाकाम हो जाती हैं वहाँ पे इसको चलाने में। ये बहुत अच्छी बात है कनाडा की कि कनाडा रूस के बाद दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, लेकिन इसको बहुत अच्छी तरह इन्होंने मैनेज किया है। इसको बहाना नहीं बनाया है कि बहुत बड़ा मुल्क है तो हम इसको नहीं चला सकते। बल्कि मैंने अभी सुना कि ये जो ट्रांस कनाडा बनाया जा रहा था, उस वक्त इनसे एक छोटा सा शहर मिस हो गया था, वावा। और बनने के बाद ख्याल आया कि इसको तो कनेक्ट किया नहीं, तो उन्होंने फिर अलग से एक सड़क बना के इसको कनेक्ट किया है। तो पूरा कनाडा जो है ये ट्रांस कनाडा हाईवे के जरिए आपस में जुड़ा हुआ है और इसी पे जिंदगी जो है रवा दवा है। कभी सुना नहीं कि सड़क रुक गई हो, बंद हो गई हो, और बहुत अच्छा सफर चल रहा है हमारा। अपना सफ़र मुकम्मल करके शाम 7 बजे के करीब हम थंडर बे में अपने मोटर में मौजूद थे और चेक इन के बाद हमने सोचा कि एक शहर का चक्कर लगाया जाए और आसपास के मनाजिर देखते हुए एक पार्क में पहुंचे, जहां खड़े होकर शहर का पुरफरेब नज़ारा किया। ये हम जा रहे हैं इस वक्त बाहर एक अरब रेस्टोरेंट में शवारमा खाने। ये थंडर बे है, छोटा सा शहर, सामने पहाड़ नजर आ रहे हैं। अभी हमने बस कुछ अरसे पहले ही, चंद घंटे पहले यहाँ एंट्री दी है और होटल से निकले। मजमूई तौर पे बड़ा शहर है। जब वहाँ से जब निकल के आए बैरी के बाद ये बड़ा शहर लगा। सारी सहूलियात है यहाँ पे और सब कुछ ठीक लग रहा है। सो फार सो गुड। यहाँ पे कोई शवारमा है, वहाँ पर हम गाड़ी रोक के कुछ खाने पीने का करते हैं। At the light, turn right, then turn right. बिल्कुल अच्छा बड़ा शहर है। अगर आप ना बताएं तो ऐसे लगेगा कि स्कारबरो या टोरंटो के किसी हिस्से में आप हैं। सब कुछ बिल्कुल जैसे आमतौर पे है ओंटारियो के दूसरे शहर हैं। Your destination is on the right. आज हम लोग यहाँ रुकेंगे इस शहर में और इसको देखेंगे। सुबह भी से कुछ सैर करेंगे और उसके बाद फिर हम विनिपेग की तरफ जाएंगे।
तो यहाँ से फिर 700 किलोमीटर दूर चलाकर और फिर रुक जाएंगे। यहाँ से लोग टोरंटो वगैरह हवाई जहाज़ इस्तेमाल करते हैं। $200-250 का मिल जाता है टिकट, और उन्हें क्या ज़रूरत है कि 12-16 घंटे ट्रैवल करके जाएं। जो लोग ट्रांस कनाडा हाईवे पर सफ़र करते हैं टोरंटो से आगे की जानिब विनिपेग या वैंकूवर जाते हैं, तो वो यहाँ ज़रूर रुकते हैं। ये थंडर बे है। कल हम यहाँ आए थे, रात हमने यहाँ गुजारी। ये वही लेक सुपीरियर है जिसका जिक्र मैंने पहले किया था। लेक सुपीरियर जो है बहुत अहम झील है नॉर्थ अमेरिका की, और ये सिर्फ पीने के पानी के लिए नहीं है, इस पे जहाज़रानी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। थंडर बे जो है ओंटारियो का एक अहम बड़ा शहर है, और यहाँ पे इस लेक के ज़रिए जो आपको जहाज़ दिख रहे हैं और जो कश्तियाँ दिख रही हैं, इससे यहाँ का अनाज दूसरी जगहों पे और दूसरी जगह का अनाज यहाँ आता है। थंडर बे का ओंटारियो की मईशत में एक बहुत अहम हिस्सा है। ये एक जमा जमाया खूबसूरत शहर है। बताया जाता है कि थंडर इसलिए नाम रखा था कि वो थंडर स्टॉर्म बहुत आते थे यहाँ पे किसी ज़माने में, और इसको आज से 100 साल 150 साल पहले यहाँ 2 शहर हुआ करते थे, उनको मिलाकर ये शहर बनाया गया। यहाँ पर हमें काफ़ी इंडिया पाकिस्तान के लोग और मुस्लिम कंट्रीज़ के लोग भी नज़र आए। यहाँ पे वो शायद स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, और सफाई सुथराई में और अमन व अमान में अपनी मिसाल आप है। हर लिहाज से मुझे कनाडा का एक ये बड़ा अच्छा शहर लगा। और यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो जाहिर है वो 12-14 घंटे हमारी तरह ड्राइव नहीं करते टोरंटो वगैरह जाने के लिए, बल्कि वो यहाँ से जहाज़ लेते हैं, और जिसका किराया आमतौर पे 200-250 और सीज़न पे कम ज़्यादा होता रहता है। तो ये एयरपोर्ट यहाँ भी है, इससे पहले वाले शहर में भी था। तो पूरा कनाडा जो है वो आपस में जुड़ा हुआ है, हवाई अड्डों से या जगह जगह लेक है, सड़कें हैं, और वो शाहरा है जिस पर मैं सफ़र कर रहा हूँ, ट्रांस कनाडा हाईवे। तो मुझे हर लिहाज से ये शहर एक जमा है। इसकी आबादी भी ज़्यादा नहीं है, 110 किलोमीटर 1,10,000 इसकी आबादी है। यहाँ भी वही बड़े बड़े दफातर हैं, बैंक्स हैं और सारी कंपनियाँ हैं। मैं चूँकि यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रुका तो मैं आपको इसकी डिटेल मालूमात नहीं पहुँचा सकता, लेकिन पहली नज़र में खूबसूरती में और रहाइश के एतबार से जो पहाड़ के ऊपर नीचे गाड़ियाँ जाती हैं, जिस तरह लोग रहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो हम अपना सफ़र जारी रखेंगे, विनिपेग की तरफ जाएंगे और विनिपेग पहुंचकर बताएंगे आपको कि वो शहर मुझे कैसा लगा। ये एक बड़ा शहर है बैरी के बाद, और उस शहर का मुवाजना इससे करेंगे, और फिर विनिपेग से हम आगे जाएंगे सास्कैचुअन के शहर सास्कातून, और फिर वहाँ से एडमिंटन, और फिर वहाँ से वैंकूवर और मुख्तलिफ जगहों पर। जैसे कि पिछले शहर में था, हमने जो सॉल्ट सैंड मैरी में देखा था कि चीज़ें जल्दी बंद हो जाती हैं, यहाँ भी शाम के 7 बजने वाले हैं, तो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बंद होने की तरफ जा रही हैं। हम लोग थंडर बे में रात गुजारने के बाद अब विनिपेग की तरफ रवाना हो रहे हैं, और यहाँ पर हमने रात गुजारी और यहाँ पे घूमे फिरे तो लगा कि ये एक आइसोलेटेड शहर है ओंटारियो का। और एक मुकामी फर्द जो पार्क में वॉक कर रहे थे, उनसे गपशप हुई तो उन्होंने बताया कि ये बहुत जानदार शहर है और यहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन ओंटारियो की गवर्नमेंट इसको इतना ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराती, बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देती, इसलिए यहाँ की इकनॉमी बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं करती उनके ख्याल में। यहाँ स्पोर्ट्स है, हॉकी के प्लेयर हैं। यहाँ पर उन्होंने दिखाया कि जो लेक सुपीरियर में जो जहाज किश्तियाँ जा रहे हैं, ये अनाज यहाँ से बाहर लाने ले जाने का एक जरिया है। यहाँ असल में तो पेपर इंडस्ट्री है, जंगलात जो हैं वो कागज़ बनाने का एक जरिया है, और कनाडा की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है पेपर इंडस्ट्री। दुनिया भर में जो किताबें अखबारात छपते हैं उसका एक सबसे बड़ा जो सोर्स है वो कहते हैं कि कनाडा से जाता है, और जाहिर है वो दरख्तों से बनता है। यहाँ दरख्त आपको मैंने बताया कि हर आदमी के मुकाबले में, एक आदमी के मुकाबले में 7,000-8,000 दरख्त हैं। वो दरख्त कटते भी हैं, वो दरख्त नए भी लगते रहते हैं। बहुत खूबसूरत शहर है थंडर बे, और थंडर बे से हम जा रहे हैं। हमने उनका नाम पूछा तो उन्होंने कहा कि इसका नाम ये लेक के किनारे है, तो लेकेट था पहले और ये हो, लेकिन इंटरनेट पे जो मज़ामीन मिले हैं उसमें बताया गया कि ये पोर्ट आर्थर के नाम से था। ये एक छोटा सा पोर्ट है यहाँ पे इस पे, और एक और शहर था विलियम, उन दोनों को मिला के शहर बनाया गया। तो शहर की खास बात यह है कि यहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली हैं। पार्क में हमें एक आदमी मिला तो वो हमारे करीब आया अपने कुत्ते को छोड़कर,
اور ہم سمجھے کہ وہ کوئی بات کرنا چاہ رہا ہے، تو اس نے اشارے سے بتایا کہ میں آپ کی ویڈیو بنا دیتا ہوں، میں پکڑ لیتا ہوں. اور اس نے میری ایریا سے کہا کہ آپ بھی ویڈیو میں آ جائیں، میں پکڑ لیتا ہوں کیمرہ. اور پھر اس سے جو بات چیت ہوئی، اس سے یہی جانا اس کے لہجے سے، اس کے سوالات کے جواب دینے کے انداز سے، کہ یہاں کے لوگ بہت زیادہ نرم و ملائم، بہت سافٹ اسپوکن ہیں. In اس نے کہا 500 meters, use the middle 2 lanes to stay اس on نے Red کہا River کہ Road. میں زندگی میں ایک بار ٹورنٹو گیا ہوں، تو میں اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا، لیکن جیسے سارے بڑے شہر ہوتے ہیں وہاں کے لوگ بھی ویسے ہی ہیں. اور اس نے آٹوا کا نام سن کے تھوڑا سا منہ بنایا اور کہا کہ بس وہاں کے لوگ تو تو میں سمجھ گیا. تو ہمارا یہ گزارا جو وقت گزارا ہوا ہے تھنڈر بے میں، اب یہ پورا ہونا چاہتا ہے. ہم یہاں سے نکل کے جا رہے ہیں ونی پیگ کی طرف، اور ونی پیگ سے وہاں قیام کر کے ہم آگے بڑھیں گے ساسکاتون شہر کی طرف، اور پھر آگے ایڈمنٹن، کیلگری اور وینکوور کی Lanes طرف. to stay on Red River Road, then continue on to Ontario 102 West. یہاں پر ہمارا قیام بہت اچھا تھا، بہت پیسفل اور خاموش فرینڈلی شہر ہے، جمع جمایا. اور یہ انٹاریو کا ایک ریموٹ آئسولیٹڈ شہر ہے. تھنڈر بے کسی زمانے میں طوفان بارش، خیر طوفان اور یہ چیزیں تو ابھی بھی آتی ہیں، اگر آپ اچانک آئیں تو لگے گا کہ آپ مسیساگا اور ٹورانٹو کے شہر میں ہیں ہر لحاظ سے. اس کی آبادی 1,10,000 ہے، اور یہاں پہ پیپر انڈسٹری ہے. جنگلات سے جو لکڑی حاصل ہوتی ہے اس کے پیپر انڈسٹری سے کاغذات دنیا بھر میں بھیجے جاتے ہیں، اس کے کاغذ جو بنتے ہیں. اور یہاں پہ ہاکی کے پلیئر ہیں کافی، کینیڈا کی ٹیم میں بھی جاتے ہیں. اور ایک مقامی آدمی نے بتایا کہ بس یہ ایک الگ تھلگ شہر ہے، اور حکومت انٹاریو اس پہ اتنی زیادہ توجہ کبھی نہیں دیتی، اور یہ اپنے بیس پہ کھڑا ہے. قریب ترین جو بڑا شہر ہے اس کے وہ ونی پیگ ہے، اور یہ شہر سیلف سسٹین ہے، اپنی تمام ضرورت پوری کر لیتا ہے. یہاں کے ہاسپٹل، کالج، یونیورسٹی، کورٹ، بڑے بینکس، ساری چیزیں یہاں پر ہیں، تو کوئی ایسی کمی نہیں ہوتی. چھوٹا سا ایک سمجھنے ملک ہے، انڈیپینڈنٹ، کینیڈا کے چھتری کے نیچے، اور رواں دواں ہے. تو بالکل ٹھیک ٹھاک اور بہت ہی شریفانہ لوگ یہاں کے. اور آپ دیکھیے کہ خاموشی، حالانکہ یہ خیر یہاں تو لانگ ویکینڈ ہے، اور آج منڈے ہے، آخری دن ہے لانگ ویکینڈ کا، اس کی وجہ سے بھی یہ خاموشی ہے، لیکن یہاں کی آبادی کم ہے. میرا یہاں پہ گزارا ہوا وقت، مجھے یہاں سمجھ میں آیا کہ تھنڈر پہ جو لوگ رہتے ہیں وہ اس کو چھوڑ کر باہر نہیں جاتے. جتنے فرینڈلی لوگ یہاں کے ہیں وہ آپ کو باہر نہیں ملیں گے. اور اگر ایک الگ تھلگ 1,00,000 آبادی والے شہر میں آپ کی ساری ضرورت پوری ہو رہی ہے، اور جو سستا بھی ہے دوسرے شہروں کی نسبت، تو لوگ یہاں کیوں نہ رہیں. میرے ایک دوست ہیں، ان کے صاحبزادے نے یہاں سے لاء کی ایجوکیشن لی، اور اس کے بعد پھر یہیں پہ کے ہو گئے اور یہیں پریکٹس کرتے ہیں. میرے ایک دوسرے دوست ہیں، ان کی بیٹی یہاں یونیورسٹی میں فارسٹری کی تعلیم لے رہی ہے، جنگلات کی. جیسے کہ آپ دونوں طرف دیکھیں، یہاں ہر طرف جنگلات ہی جنگلات ہیں. اور میں نے ایک اور ویڈیو میں بات بھی کی ہے کہ کینیڈا کا جو 38% رقبہ ہے نا، وہ ان درختوں سے کور ہے. اور 3 پوائنٹ کتنے بلین درخت ہوتے ہیں ایک وقت میں، کٹتے بھی ہیں، لگتے بھی ہیں. ساری معیشت اسی پہ چل رہی ہے. 2 لاکھ لوگ تو محکمہ جنگلات اور اس سے بالکل وابستہ ہیں، جنگلات اور پارک سے. اس کے علاوہ فرنیچر انڈسٹری ہے، انجینئرنگ ہے، اس کے علاوہ اس کا جو کچھ پیپر میں استعمال ہے. تو جنگلات کے بغیر کینیڈا کچھ بھی نہیں ہے. اور جنگلات میں آگ بھی لگتی ہے. ابھی آگے جب ہم جائیں گے ونی پیگ تو آپ سنیں گے کہ بہت بڑی آگ لگی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے صدر ٹرمپ بھی ناراض ہیں کہ یہ لوگ ماحول خراب کر رہے ہیں اور میں ان پہ ٹیرف لگا دوں گا. اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کینیڈا میں. اور یہ کینیڈا کا ایک ہاٹ ٹاپک ہے آج کل، جو ان کے نارتھ میں آگ لگی ہوئی ہے اور ابھی تک وہ رکی نہیں ہے. تو چلتے ہیں، اپنا سفر جاری رکھتے ہیں ونی پیگ کی طرف. میں ٹرانس کینیڈا ہائی وے پر یہاں پر رک گیا ہوں. یہ جگہ بہت اہم ہے. یہاں پہ گورنمنٹ نے لکھ کے رکھا ہے کہ اس وقت ہم ایک خاص جگہ پہ کھڑے ہیں. اس جگہ پہ جب کھڑے ہیں، یہ زمین سے 540 میٹر اوپر ہے. اور اس جگہ پہ اگر بارش کا ایک قطرہ بھی گرے گا، یہاں پہ جو بھی پانی آسمان سے نیچے گرے گا تو وہ گر کے وہ بحر منجمل شمالی میں جائے گا، سمندر میں، ہے نا، آرکٹک اوشین میں یہاں سے جائے گا. تو اس وجہ سے میں یہاں رک گیا کہ یہ بورڈ کیوں لگایا، اور یہ بھی بتایا گیا ہے یہاں پہ یہ جانور آپ کو آگے ملیں گے. میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں یہاں پہ کہاں کھڑا ہوں.
آئیے میرے ساتھ، میں یہاں پہ کھڑا ہوں، یہ ہے ٹرانس کینیڈا ہائی وے، جس پہ ہم پہنچ کے ونیپیگ جائیں گے، اور دونوں طرف ہمارے جنگل ہے، اور ہم اسی ون وے سڑک پہ میلوں چلتے آئے ہیں، اور آگے بھی ہم اپنا سفر جاری رکھیں گے۔